वेलकम स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज आपका हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा आयोजित परीक्षा में +2 का ज्योग्राफी का पेपर हुआ है, भूगोल का, और इसका ए सेट मैं ले रहा हूं और ए सेट आपको सरल कर रहा हूं। सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो मैं मेरे अनुसार करना हूं, तो मेरे हिसाब से काफ़ी ठीक करने का प्रयास करूंगा। तो आप अपना प्रश्न मिला लें, कोशिश करें। तो पहला प्रश्न आपका, नहावा सेवा पतन किस राज्य में है? तो ये आपका नहावा सेवा पतन महाराष्ट्र में है और बम्बई के नज़दीक है। जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जानते हैं, पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। बम्बई पर ज़्यादा वर्कलोड होने के कारण, बम्बई बंदरगाह पर ज़्यादा वर्कलोड होने के कारण इस बंदरगाह को बनाया गया था। महाराष्ट्र में बम्बई की बंदरगाह है, उसके पास में ही है ये, और ज़्यादा व्यापारिक कार्य गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, तो इसलिए हम इसको टिक मार्क करेंगे। हमारे इसमें आंसर, सही आंसर हमारा क्या है? महाराष्ट्र, डी ऑप्शन आपका। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अम्लीय वर्षा का कारण है? जल प्रदूषण नहीं है, वायु प्रदूषण है। वर्षा होती है तो वायु जो प्रदूषण होती है वो अम्लीय वर्षा इसके कारण होती है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। इसको टिक मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 आपका, प्रश्न नंबर 3, भू निम्नीकरण का कौन सा कारक नहीं है? अपर्दन तो कारक है, लवणता भी कारक है और साक्षरता भी कारक है, तो इसका मतलब वन है, वन नहीं है। डी ऑप्शन आपका। वन तो बल्कि मिट्टी का बचाव करते हैं, मिट्टी का निम्नीकरण नहीं करते, उसको उपजाऊ और शिथिल बनाते हैं। अगला आपका है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? रागी नहीं बोई जाती पूछा है ना। रागी बोई जाती है, ज्वार बोई जाती है, मूंगफली भी बोई जाती है, गन्ना नहीं बोया जाता। गन्ने के लिए काफ़ी पानी की आवश्यकता होती है और ये साल भर की फसल होती है, इसलिए इसको रेतीली मिट्टी में नहीं बोया जा सकता। खुश्क कृषि नहीं है, शुष्क कृषि में नहीं होती है, बाकी तीनों शुष्क हैं। ITDP में निम्नलिखित किस संदर्भ में वर्णित है? पहला आपका ए, समन्वित पर्यटन विकास प्रोग्राम, नहीं। दूसरा, समृद्ध जनजातीय विकास प्रोग्राम, ये भी नहीं है। समृद्ध यात्रा विकास प्रोग्राम, ये भी नहीं है। समृद्ध विकास प्रोग्राम परिवहन का विकास, समृद्ध, इसमें प्रश्न में देखिए, इसको हम बोलते हैं, तो ये हमारा समृद्ध TI किस संदर्भ में है? ट्रेड डेवलपमेंट, तो मेरे सामने इंटीग्रेटेड टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड ट्रेवल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी नहीं है। ट्रेवल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी नहीं है। इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, मेरे हिसाब से डी ऑप्शन इसका उत्तर सही है, ये होना चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से देख भी लेना और इधर से कर भी लेना। अगला प्रश्न, जलोढ़ मैदानों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? जलोढ़ मैदान बड़े उपजाऊ होते हैं, वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, और जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली बस्तियाँ होती है, और उसको हम गुच्छित बस्तियाँ बोलते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही है, बाकी हमारे उत्तर नहीं है, कस्टर्ड भी बोल देते हैं। अगला प्रश्न आपका, नवनियतिवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका तो हमें प्रश्न उत्तर लिखना है, तो इसकी ये प्रश्न दी थी ग्रिफिन टेलर ने, तो हम इसका उत्तर लिखते हैं GRIFF, ग्रिफिथ टेलर, TAYLOR, टेलर। इंग्लिश में लिखना तो ग्रिफिन टेलर लिख दो, या हिंदी में लिखना था ग्रिफ्थ टेलर, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। इसका अगला प्रश्न आपका, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कारण अभिकथन स्टेटमेंट है
ए स्टेटमेंट और कारण भी दिया है, इसका रीज़न भी दिया हुआ है। स्टेटमेंट है बस्तियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं। मेरे हिसाब से बहुत प्रकार की बस्तियाँ होती हैं, भारत में भी बाहर भी, और विभिन्न भौतिक, इसका रीज़न बताया इन्होंने, विभिन्न भौतिक कारकों से विकास को प्रभावित करती, बिल्कुल करती हैं, और इसीलिए विभिन्न प्रकार की होती हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन ए ठीक है। नहीं सॉरी, गलत, ए नहीं ठीक है हमारा, इसमें दोनों ठीक है, और इसकी सही व्याख्या भी करता, तो सी ऑप्शन ठीक है आपका, सी दिया हुआ इसमें, देख लेना ध्यान से। इसके बाद अगला प्रश्न आपका, भारत में जल मार्ग यात्री और माल यात्रा दोनों के लिए परिवहन महत्वपूर्ण साधन है। बिल्कुल महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि भारत के 3 और समुद्र लगता है, तो इसलिए ये हम कह सकते हैं ठीक है। ये ईंधन दक्ष और परिस्थिति अनुकूल परिवहन है, ये भी कह सकते हैं ठीक है। और ये दक्ष और परिस्थिति अनुकूल है, इसीलिए भारत में जल मार्ग और यातायात परिवहन के लिए है, तो इसका मतलब ए ठीक है कि स्टेटमेंट ए और रीज़न आर दोनों सही हैं, और जो रीज़न है वो स्टेटमेंट ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये उत्तर आपका। बाकी अपने ज्योग्राफी के टीचर से पूछ लेना, जहाँ तक मेरा है, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं, मैं कोका हूँ, ज्योग्राफी का प्रयास करता हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। अगला आपका, मानव भूगोल के 2 उपक्षेत्रों में नाम बताइए। मानव उपभूगोल, तो पहला है आपका आर्थिक भूगोल, और दूसरा आपका सांस्कृतिक भूगोल। नंबर 2 सांस्कृतिक भूगोल। पहला है आर्थिक भूगोल, दूसरा सांस्कृतिक भूगोल। तो थे ये आपके मानव भूगोल के 2 क्षेत्र बता दिए। आपके आगे क्या है, संभववाद क्या होता है। ये प्रश्न थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, मैं लिख नहीं पाऊँगा, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। प्राकृतिक वातावरण मानव क्रियाओं को पूरी तरह से निर्धारित नहीं कर सकता। जो भी प्राकृतिक वातावरण हमारा, वो मानव क्रियाओं को पूर्ण तरह से निर्धारित नहीं कर सकता, बल्कि यह मनुष्य के कई विकल्प या संभावनाएं भी प्रदान करता है। तो इसको हम संभववाद कहते हैं। संभव का मतलब उसकी पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी क्या होती है कि प्राकृतिक पूर्ण रूप से वातावरण, जो प्राकृतिक वातावरण पूर्ण रूप से मनुष्य की क्रियाओं को निर्धारित नहीं कर सकता, इसलिए मनुष्य के पास कई विकल्प या संभावनाएं होती हैं, उसको बोलते हैं पॉसिबिलिटी। अगला आपका 13वां प्रश्न है, स्वच्छंद उद्योग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। स्वच्छंद क्या होता है, खुला, जैसे कि शब्द से होता है खुला, खुले उद्योग, जो किसी विशेष कच्चे माल पर या किसी बाजार पर या किसी श्रम पर निर्भर नहीं होते। ये खुले होते हैं, इस चीज़ को लेकर नहीं होते। लूज फूड इंडस्ट्री कहते हैं इनको, फूड लूज इंडस्ट्री होती हैं, किसी कच्चे माल या श्रम या किसी पर निर्भर नहीं होते ये। तो ऐसे उद्योगों को हम स्वच्छंद उद्योग कह देते हैं। अगला 14वां प्रश्न आपका, विश्व में शिक्षा पर्यटन के क्षेत्र में तेज़ी से उभरते हुए देशों के नाम बताइए। ये नाम हम लिख सकते हैं, इसमें 4-5 नाम दे सकते हैं आपके। पहला भारत, दूसरा आपका थाईलैंड, और तीसरा आप सिंगापुर, और अगला आपका तुर्की, और इसके अलावा कोलंबिया और मैक्सिको भी इसके उदाहरण हैं। तो आप ये प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं और आपका प्रश्न पत्र पूरा हो सकता है। आगे वाला प्रश्न है आपका, मेरी सन नगर क्या होता है, इसके क्या कार्य होते हैं। गैरीसन नगर उसको कहते हैं जहाँ पर सैन्य बल स्थायी रूप से रहते हैं, निवास करते हैं। समझ में आया आपको, गैरीसन क्या होता है, जो वे ऐसे कस्बे, ऐसे नगर जहाँ पर सैन्य बल स्थायी रूप से रहते हैं, सैनिक जहाँ पर रहते हैं। और ये क्यों रहते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं, वहाँ के उस एरिया की सुरक्षा करने के लिए, और रसद के लिए, प्रशिक्षण के लिए, आर्थिक गतिविधियों के लिए इनकी कार्य होते हैं। वहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ हैं, बाज़ार है, जो भी है उसको कंट्रोल करें, उस पर निगाह रखें, और उनको जो कर्मचारी हैं, सैनिक हैं, उनकी ट्रेनिंग वगैरह दें, प्रशिक्षण दें, उनके लिए नगर बसाए जाते हैं। और सुरक्षा की दृष्टि के लिए भी, किसी इलाके में यदि कोई
असुरक्षित लगती है, तो वहाँ पर अपने सैनिक भेजने के लिए भी ये नगर बसाए जाते हैं। इसके अथवा में है, भारत में ग्रामीण बस्तियों के मुख्य प्रकार बताइए। भारत में जो ग्रामीण बस्तियां हैं वे विभिन्न विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं। तो इनमें से मुख्य रूप से हम गुच्छित बस्तियां कहते हैं, प्रकीर्ण बस्तियां बोल देते हैं, रेखिक बस्तियां हैं, पल्ली बस्तियां हैं, आयतकार बस्तियां हैं। यहाँ लिखने में असुविधा हो रही है, इसलिए चलो मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। नंबर 1, गुच्छित बस्तियाँ, दूसरा आपका प्रकीर्ण बस्ती, और तीसरा आपका रेखिक, और चौथा आपका पल्ली, और आयताकार। ये भिन्न भिन्न प्रकार की बस्तियां आपकी हो सकती हैं। यहाँ लिखने में थोड़ी हमें दिक्कत है, सॉफ्टवेयर ऐसा ही है, तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। अगला आपका प्रश्न है, 2047 तक विकसित बनाने में भारत सौर ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का किस प्रकार विकास कर सकते हैं। बहुत बढ़िया कर सकते हैं आप, यहाँ लिख सकते हैं जोड़ के भी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जवाहरीय ऊर्जा का प्रयोग करके हम जो अब परंपरागत हैं, परंपरागत तो हमारे कौन कौन से हैं, कोयला, लकड़ी, बिजली, ये हमारे परंपरागत हैं। और अपरंपरागत कौन से हैं, जो अभी हाल में ही जिनका आविष्कार हुआ है, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय योजना है। सौर ऊर्जा में तो बहुत ही भारतीय क्षेत्र के भारत की संभावना बहुत ही है, क्योंकि इसमें कोई खर्चा नहीं आता, इसमें कोई ईंधन यूज करने की ज़रूरत नहीं होती। और भारत में सौर ऊर्जा एक ऐसी, जो भारत की स्थिति है वो भूमध्य रेखा के नज़दीक ही है, तो इसलिए यहाँ पर सूर्य किरणें काफ़ी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर इसकी अपार संभावनाएं जताई जाती हैं। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को जोड़ के लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका, पृष्ठ प्रदेश का अर्थ बताइए। यहाँ पृष्ठ प्रदेश दो शब्दों से मिलकर बना है, एक पृष्ठ और दूसरा प्रदेश। तो पृष्ठ होता है कोई बाहरी, और प्रदेश होता है इलाका। तो बाहरी इलाका, दोनों का मतलब होता है बाहरी इलाका। पृष्ठ को तो का मतलब जैसे बुक के ऊपर का पृष्ठ होते हैं, पेज है, पेज इसी प्रकार, और प्रदेश इलाका है। या दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं बाहरी सतह के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। किसी भी क्षेत्र या एरिया के लिए जो बाहरी कवच होता है उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसी को हम हिंटलैंड भी बोल देते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, स्वर्णिम भुज से आपका क्या अभिप्राय है। व्हाट इज़ द गोल्डन स्क्वारलेट। ये जो 4 शहरों को जोड़ता है रोड, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता महानगर है, इनको जोड़ने वाली सड़क को, मार्ग को स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। और ये NHAI के द्वारा कार्यरत है। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये संचालित होता है। वो इसका देखभाल करते हैं, चाहे इस रोड की, इस सड़क की। अंतर्राष्ट्रीय है इसलिए, राष्ट्रीय। अगला है, जननांगीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। जननांग संक्रमण की 3 अवस्थाएं, पहली है उच्च शिथिल अवस्था। चलो हम लिख कर बता देते इसको पहला। नंबर पहला, उच्च शिथिल अवस्था। पहली उच्च शिथिल अवस्था है। दूसरी आपकी है, वो है विस्तार अवस्था। और तीसरा आपका धीमी गति से विस्तार, देर से या धीमी गति से। विस्तार, या आप कह सकते हैं धीमी गति से विस्तार। अब मैं तीनों का अर्थ बता रहा हूँ आपको। ऊंच शिथिल अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों शिथिल होती हैं। दोनों, जन्म दर भी ऊंच होती है
और मृत्यु दर भी ऊँच होती है और स्थिर होती है। जब दूसरी अवस्था शुरू होती है तो उसमें जन्म दर तो स्थिर रहती है, ऊँच दर होती है, लेकिन जो मृत्यु दर है वो तेज़ गति से वृद्धि होती है। और जो तीसरी है उसमें जन्म दर में गिरावट आ जाती है, धीमी गति से वृद्धि होती है, और जो मृत्यु दर है उसमें धीमी गति से वृद्धि होती है। तो ये तीनों की तीनों अवस्थाएं लागू होती हैं एक के बाद दूसरी। तो ये आपने प्रश्न किया, थोड़ा सा और कर लेना। फिर मेरे जहाँ तक मुझे पता था मैंने बता दिया। आगे 18वां प्रश्न आपका, रोपण कृषि की क्या विशेषता है। तो यहाँ लिखना संभव नहीं, इसलिए मैं वो बता रहा हूँ आपको। नंबर 1 तो बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। इसमें रोपण कृषि में क्या होता है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। नंबर 2, जो ये खेती रोपण कृषि की जाती है ये वाणिज्य उद्देश्य से की जाती है, व्यापार उद्देश्य से की जाती है, बेचने के लिए की जाती है, अपने घर के प्रयोग के लिए नहीं। तीसरा जो इसकी विशेषता है कि इसमें काफ़ी पूंजी की और श्रम की ज़रूरत पड़ती है। और चौथी विशेषता है प्रबंधन और तकनीकी का ज्ञान होना चाहिए इसमें रोपण कृषि में, तभी कामयाब होता है मनुष्य। और इसमें जो कुछ उदाहरण मैं बताना चाहूँगा, जैसे चाय, गन्ना, केला आदि की जो फसलें हैं वे इसमें आती हैं। और इसमें कृषि में और उद्योगों का काफ़ी अच्छा संबंध होता है। उद्योग कृषि के लिए कच्चा माल पैदा करते हैं क्योंकि वाणिज्य है, खेती है ये। और कृषि उद्योगों के लिए कच्चा माल पैदा करती है और उद्योग कृषि के लिए यंत्र तैयार करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपका 19वां, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो ये प्रश्न हम बात करेंगे इस पर, जल क्यों आवश्यक है। बहुत ईजी प्रश्न है। जीवन के लिए आवश्यक है, मानव के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, कृषि में सिंचाई के लिए जल बचाना बहुत ज़रूरी है, उद्योगों में उपयोग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जल ही जीवन है। जल बहुत बचाना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए क्या उपयोग सुझा सकते हैं। इसके हम उपयोग कर सकते हैं कि पानी को व्यर्थ नहीं बेकार करना चाहिए, पानी को स्टोर करके रखना चाहिए, और पानी को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए, और कम से कम पानी यूज करना चाहिए ताकि पानी की शॉर्टेज ना हो। अगला प्रश्न आपका, भारत में भाषा परिवार का भौगोलिक वितरण बताइए। तो ये थोड़ा सा जटिल सा प्रश्न है, आपकी ज्योग्राफी का ही प्रश्न है। तो भारत में जो भौगोलिक परिवार हैं उनका वर्णन मैं यहाँ बता रहा हूँ। नंबर 1, इंडो आर्यन परिवार, जिसमें उत्तर भारत के सारे प्रांत आते हैं। इंडो आयरन, एक इंडो आयरन। दूसरा आपका द्राविड़, दक्षिण भारत के द्राविड़ भाषा परिवार। और तीसरा आपका ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार। चौथा पूर्व राज्य हैं जितने, तिब्बती बर्मी भाषा परिवार। इसलिए 4 प्रकार के परिवार हमारे भारत में पाए जाते हैं। नंबर 1 आपका इंडो आयरन, दूसरा द्राविड़ भाषा परिवार, और तीसरा आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार, भाषा परिवार और तिब्बती परिवार। तिब्बती बर्मी भाषा परिवार। ये कुछ प्रश्न थे आपके। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के विदेशी भाषा के प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो विविधता, नंबर 1 विविधता। नंबर 2 व्यापार में भागीदारों की विस्तृत श्रृंखला। नंबर 3 व्यापार संतुलन। नंबर 4 सरकारी नीतियाँ। नंबर 5 वैश्वीकरण। ये भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताएं हैं। फिर से बता रहा हूँ आपको, विविधता, व्यापार भागीदारों की विस्तृत श्रृंखला, व्यापार संतुलन, सरकारी नीतियाँ, वैश्वीकरण, ये प्रमुख विशेषताएं हैं। इनका उल्लेख आप विस्तार से लिख सकते हैं।
अगला प्रश्न आपका इसका था, भारत के आर्थिक विकास से सड़कों की भूमिका क्या है। सड़कों के कारण व्यापार को बढ़ावा मिलता है, कृषि में विकास होता है, खेती बाड़ी में उनके लिए मंडियां बन जाती हैं, सड़कों के कारण उनका कच्चा माल जल्दी से उद्योगों तक पहुंच जाता है। और नंबर 3, उद्योगों का विकास तेज गति से होता है। उद्योगों के मिलने जो कितना कच्चा माल लेना होता है और आउटपुट इनपुट सारा माल उसके सड़कों के द्वारा जल्दी से पहुँचाया और लाया जा सकता है। और ये आर्थिक सड़कों के कारण रोज़गार में के साधन भी बहुत से लोगों को काम धंधा ही मिलता है। ड्राइवरी, ट्रक ड्राइवर हैं या दूसरे साधनों के ड्राइवर हैं, यातायात में उनमें काम धंधा मिलता है, तो सर्जन या रोज़गार भी सर्जन होता है। और सड़कों के कारण गाँवों का विकास भी होता है। तो इस प्रकार आप 5-7 पॉइंट इसके बारे में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है, वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत। बहुत आसान है, आपने काफ़ी बार 5वीं 6ठी से पढ़ते आ रहे हैं। जितने यातायात के साधन वाहन हैं उनसे प्रदूषण होता है, उद्योगों से होता है, घरेलू गतिविधियों से प्रदूषण होता है, कृषि गतिविधियों से जैसे आग लगा दी, जीरी की पराली या गेहूं का कचरा जला दिया, उससे भी कृषि गतिविधियों से भी प्रदूषण होता है। इसके अलावा जो निर्माण कार्य होते हैं उनमें भी धूल या उद्योगों में चिमनियों द्वारा धुआं निकलता है, उससे भी प्राकृतिक प्रदूषण वायु प्रदूषण होता है। प्राकृतिक स्रोत भी हैं जहाँ पर कहीं पर ज्वालामुखी विस्फोट हो गया और अन्य कारणों से भी होता है। और इसके अपशिष्ट दहन से भी, जो घास फूस इधर उधर इकट्ठा करके जला देते हैं, उससे भी प्रदूषण होता है। इसमें अनेकों कारण हैं इसके, आप जो लिख सकते हैं। बहुत ईजी प्रश्न था। भारत में मलिन बस्तियों की समस्याएं, जो स्लम बस्तियाँ उनकी क्या समस्याएं हैं। एक तो इनमें नंबर 1 तो इनमें अत्यधिक जनसंख्या घनत्व होता है। नंबर 2 में अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं होती है, जल पानी बिजली की सुविधाएं नहीं होती। और इनमें आवास वो ख़राब होते हैं, उचित नहीं होते। स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य की बड़ी समस्या होती है इसमें लगभग गरीब लोग ही निवास करते हैं। और जो सामूहिक सामाजिक अशांति होती है, इसमें लड़ाई दंगे या अराजकता ज़्यादा होती है। गरीबी के कारण लोगों के पास रोजगार धंधे नहीं होते और आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था भी होती है। तो इस प्रकार ये प्रश्न मैंने आपको करा दिए। 5 नंबर वाले प्रश्न आपके बड़े हैं, इनको वीडियो में करवाना संभव नहीं है, ये आप कर लेना। आपने कई भी होंगे तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा पेपर करके आए होंगे। इसके साथ आपका रेखा चित्र है, वो मैं भारत का मानचित्र दिया है, ये ज़रूर कराना चाहूँगा। तो इसमें पहला हमारा है जो हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले है, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भरमौर है वो। दूसरा है लंकेश्वर तेल क्षेत्र। तीसरा काफी उत्पादक राज्य है। चौथा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है मुंबई। मैंने इसके लिए एक मैप जोड़ा है साथ में भर करके, वो आप देख लें, उससे आपको हल हो जाएगा। ये आपके सामने मैप है, मैप में मैंने जगह दिखाई हुई है। नंबर 1 पे, नंबर 2 पे भरूच गुजरात का तेल क्षेत्र है, भरूच में, गुजरात के भरूच क्षेत्र में तेल क्षेत्र है। और दूसरा पहला था भरमौर चंबा हिमाचल में। और नंबर 2 पे है आपका, नंबर 3 पे आपका कर्नाटक काफ़ी उत्पादक राज्य है। और नंबर 4 आपका सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम, जिसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के 610,577 थी। ये नक्शा भर के मैंने आपको दिखाया है, शायद आपको पसंद आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना ज़रूर करें, ताकि सभी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। ज्योग्राफी वाले बच्चों को हर हाल में भेजें, आगे से आगे इसको बढ़ाएं और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।